आज गुरु रविदास जयंती में हम गुरुदास जी को याद करते हैं। उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरुदास जी केवल सामाजिक न्याय के लिए ही उन्होंने संघर्ष नहीं किया, सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने संघर्ष किया और साथ साथ उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान था। संत कबीर जी के साथ उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ के काम किया। आज के दिन मैं घोषणा करना चाहता हूं कि रविदास जी के जयंती पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिमा बने, उनकी प्रतिमा लगे, उसका मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं तो कहूंगा अपने साथियों को कि आप स्थान ढूंढिए और प्रतिमा मैं दूंगा। बहुत बहुत खुशी होती है आप सबके बीच में आकर, कांग्रेस के इस सम्मेलन में आके, कांग्रेस परिवार के सदस्यगण के बीच में आके बहुत खुशी होती है। मेरा तो उत्साह बढ़ता है, मुझे बल और शक्ति मिलती है। आप सब यहां आए हैं अपना घर छोड़ के, अपना कार्य छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के। यहां कोई ठेका नहीं मिलना, यहां कोई कमीशन नहीं मिलनी। आप आए हैं क्योंकि आपको सिद्धांतों, कांग्रेस के सिद्धांत और कांग्रेस की संस्कृति और कांग्रेस के इतिहास में विश्वास है। आपकी ये निष्ठा आपको खींच के लाई है और यही संस्कृति है, यही कांग्रेस की संस्कृति है जो भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। यह हमारी विभिन्नता, यही है हमारी अनेकता और अपना भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही भारत है। जब हम दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा से भी लुंगी बन जाती है। ये भारतवर्ष है और यही भारतवर्ष की विभिन्नता जो है, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस का इतिहास, हमारे भारत का इतिहास ने भारत को एक झंडे के नीचे रखा है। पूरा विश्व भारत की ओर देखता है कि एक ऐसा देश जहां इतनी विभिन्नता ताज्जुब से देखता है। बड़ी बड़ी शक्तियां भारत को ताज्जुब से देखती हैं कि कैसे भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति से आप जुड़े हैं और आपकी निष्ठा आपको यहां खींच के लाई है। यही हमारे देश की बल और शक्ति है। कांग्रेस की सरकार आई थी 15 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, मध्य प्रदेश की जनता ने चुना। हाँ, हमारा विंध्य में नुकसान हुआ। अगर विंध्य में जैसे सबने कहा इतना नुकसान नहीं होता तो कांग्रेस की सरकार बनी रहती। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, कैसा प्रदेश हमें सौंपा था? ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? 15 साल बाद बनी थी कांग्रेस की सरकार। इनको मौका मिला था, जनता ने इनको घर बिठाया था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज हमारा मध्य प्रदेश 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, जो ये रीवा का बाजार चलता है, कोई उत्तर प्रदेश से या जबलपुर से नहीं आता है यहाँ बाजार में। जब किसानों की जेब में पैसा होता है तब वो किराने की दुकान चलती है और तब ये रीवा का बाजार चलता है। हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती,
कैसे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। मेरा प्रयास था कि किसानों का कर्जा माफ करने की हमने योजना शुरू करी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये तो मैंने विधानसभा में दूसरा केस चल रहा था और पहली दफा इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, पर जिनके चालू खाता भी थे उनका भी कर्जा माफ करने की योजना हमने बनाई। दूसरा केस चल रहा था और किसानों को सही भाव मूल्य मिले, किसानों को सही मूल्य मिले, खरीदी समय पर हो। 15 साल मंडी में कोई सुधार नहीं किया, उत्पादन बढ़ता रहा। तो क्या हाल था प्रदेश का। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई, ये हमारी सोच थी। पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। हमारे बुजुर्ग यहां बैठे, राजमणि जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, आज इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज ये हमें बात समझनी है कि कैसे आज नौजवानों में पीड़ा है। पहले तो नौजवान जाता नहीं था, इंजीनियरिंग नहीं करता था, मैनेजमेंट नहीं करता था, अब तो कर लेता है ना, गांव से जाता है कर लेता है और भटकता है क्योंकि उसके पास वो ना तो गांव का रहा ना शहर का रहा, रोजगार का कोई नाम निशान नहीं। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हम तो होंगे नहीं, पर यही नौजवान जिनका भविष्य अंधेरे में है, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश और देश का निर्माण करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। कैसे रोजगार के मौके बने, कैसे व्यवसाय के एक मौके बने। एक उद्योग लगता है, संबंधित विकास होता है, आर्थिक गतिविधि बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई ठेके का काम कर लेता है। पर मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं, मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं। 15 साल में शिवराज जी, कल विधानसभा में भी इतने लाख फलाने लाख, ये आंकड़ों का खेल तो अब पुराना हो गया शिवराज जी। अब तो जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, ये सब समझते हैं ये तो इंटरनेट से जुड़ी हुई व्हाट्सएप की पीढ़ी है। आप इनको इन सब आंकड़ों से गुमराह नहीं कर पाओगे। और मैं तो नौजवानों को कहना चाहता हूं कि समझ लीजिएगा कि किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं, क्यों लगाएगा कोई निवेश। हमारा मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको कोई सामान तमिलनाडु में बेचना है, सामान केरला में बेचना है, वो मध्य प्रदेश में लगाएगा, पंजाब और हरियाणा में नहीं लगाएगा। पर मध्य प्रदेश कोई केंद्र नहीं बन सकता, कोई केंद्र नहीं बना, मैन्युफैक्चरिंग का, कारखानों का केंद्र नहीं बन पाया, क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास से बनती है। कोई निवेश लगाएगा तो विश्वास होगा, तभी वो निवेश लगाएगा। निवेश विश्वास से आता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। नौजवानों की भविष्य की चुनौती है। याद है मोदी जी कितना कहते थे, 2 करोड़ नौजवानों की बात करेंगे। समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के गुमराह करने की और ध्यान मोड़ने की राजनीति, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। इनकी ध्यान मोड़ने की और गुमराह करने की राजनीति। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, किसानों को ये भाव मिलेगा, 50% नफा होगा। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने नाम नहीं लिया नौजवानों का, किसान का। क्या कहा? पाकिस्तान की बात करी, राष्ट्रवाद की बात करी। ध्यान मोड़ा। कैसे ध्यान मोड़ा? राष्ट्रवाद की बात और राष्ट्रवाद का पाठ ये क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे? मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप हमें पाठ पढ़ाने आए राष्ट्रवाद का? आपके पार्टी से कोई
स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी जुड़ा रहा है? आप कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं और राष्ट्रवाद का पाठ आप हमें पढ़ाने आए? इनकी राजनीति आपको समझनी है, कैसे ये ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं। आज भविष्य आपके हाथ में, चुनाव तो आएंगे जाएंगे और भविष्य नौजवानों के हाथ में है। मैं तो आज नौजवानों को अपील करना चाहता हूं और अपने बुजुर्ग और कांग्रेस परिवार से कहना चाहता हूं कि समय को कोई रोक नहीं सकता, समय परिवर्तन लाता है। पहले यही रीवा था, पहले यही विंद था, कितना परिवर्तन हुआ है यहां की राजनीति में। पहले हम गांव में जाके कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज तो एक मकान में जाके नहीं कह सकते कि इसमें बाप दादा चाचा चाची अलग अलग वोट डालेंगे। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो अब आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये राजनीति में परिवर्तन है। कैसे हम अपनी बात पहुंचाएं? मैं आज सब इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपसे यही कहना चाहता हूं, समय ने राजनीति में परिवर्तन किया है, आपको भी अपने आप में ये परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करना पड़ेगा कि कौन सी बात कैसी बात और कैसे समझाई जाए लोगों को, ये आज बहुत आवश्यक है। हम कृषि कानून की बात करते हैं। कृषि कानून मैं पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा जो मंच पर बैठे हैं, कितने लोग यहां बैठे हैं जो मंच पर कृषि कानून समझते हैं? ये कौन से 3 कृषि कानून है जहां लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं? 210 लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? क्या इनको समझ नहीं है? मैं समझाता हूं, बड़े सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। ये 3 कानून क्या है? पहला कानून तो है निजीकरण। हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण, उसका क्या मायने है कि कोई भी उद्योगपति आए उसको मंडी का दर्जा दे दिया जाएगा। हमारे कृषि क्षेत्र का इतिहास समझना है। एक ऐसा समय था जब भारत को आयात करना पड़ता था, अनाज का आयात करते थे अमेरिका से, और इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए, पर सबसे बड़ा कदम जो इंदिरा गांधी जी ने उठाया कि हमारा अनाज का व्यापार को टेक ओवर किया। उस समय हमारे पास कोई बफर स्टॉक नहीं हुआ करता था, कोई समर्थन मूल्य नहीं था, तो निर्माण हुआ उस समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एफसीआई का। बफर स्टॉक बनना शुरू हुआ। हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान जहां सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था उनको समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा मिला। हमारे मध्य प्रदेश में खेती गुजारे की खेती है। यहां लोग समर्थन मूल्य के लिए नहीं मंडी जाते थे क्योंकि गुजारे की राजनीति थी। आपस में 8-10 गांव में 20 गांव में अपना उपज बेच दी और साल भर का गुजारा कर लिया। ये गुजारे की खेती थी मध्य प्रदेश में। आज भी मध्य प्रदेश में 22% किसानों को ही केवल समर्थन मूल्य मिलता है। पर इस निजीकरण से उद्योगपति को तो मंडी बन गई, मंडी का दर्जा दे दिया। किसान के पास जाएगा 2000 समर्थन मूल्य, कहेगा 1700 में देते हो। किसान को तो निकालना है, बेटी की शादी करनी है, कर्जा पटाना है, वो 1700 में बेच देगा। तो जो संभावना समर्थन मूल्य की थी हमेशा के लिए चौपट हो गई। ये तो पहला कानून है। दूसरा कानून है ये जो ठेके की खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका क्या अर्थ है? किसान को क्या चाहिए? उसको तो बीज और खाद चाहिए। आज 50% बीज और खाद किसान को तो सोसाइटी से मिलता है, 50% तो व्यापारी से लेते हैं। बड़ा उद्योगपति तो सब बीज और खाद इकट्ठा कर लेगा, व्यापारी से इकट्ठा कर लेगा, किसान के पास जाएगा कि बेटा बीज और खाद है, बोनी का समय आ गया। किसान कहेगा बीज और खाद तो मेरे पास नहीं है, तो कहेगा मैं देता हूं, तुम खेती मेरे लिए करो,
मेरा बंधुआ बन जाओ, किसान परमानेंटली बंधुआ बन जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये इनका दूसरा कानून है। बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। तीसरा कानून है जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो स्टॉक लिमिट हुआ करता था, कितना आप गोदाम में रख सकते हो, वो हटा दिया। बड़ा उद्योगपति तो जाके अगर मिर्च होए, मक्का होए, धान होए, गेहूं होए खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं है। बाजार में जब नहीं पहुंचेगा, दाम बढ़ जाएगा, वो बाजार में छोड़ देगा। मेरा तो एक बुनियादी प्रश्न है कि कोई उद्योगपति क्या समाज सेवा के लिए खेत में जाएगा? समाज सेवा के लिए जा रहा है या नफा के लिए जा रहा है? और नफा किसकी जेब से आएगा? नफा किसान की जेब से आएगा। इसलिए ये 3 काले कानून का विरोध हो रहा है और हम भी, हमारा कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। 15 साल कांग्रेस की सरकार चली प्रदेश में, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव, 15 महीनों में से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। 1 महीना इस सौदेबाजी की राजनीति में गया। मेरे पास तो 11 महीने थे। कौन सा गुनाह मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया? ये क्या पाप किया था मैंने किसानों का कर्जा माफ किया। शुरुआत करी इतिहास में। कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मैंने कहा? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने मुनाफा का पैसा बढ़ाया। हम एक रास्ते पे चल रहे थे, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे पूरे देश में कि मध्य प्रदेश की तुलना त्रिपुरा और मणिपुर से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो। ये मेरा लक्ष्य था। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे प्रदेश में निवेश आए। कौन सा गुनाह मैंने किया था? मेरे पास तो 11 महीने थे और ये सौदेबाजी की राजनीति तो मैं नहीं कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। पर मैं सौदेबाजी की राजनीति का प्रवेश नहीं चाहता था। कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश की पहचान इस सौदेबाजी की राजनीति से ना हुए। मध्य प्रदेश की पहचान एक ऐसे प्रदेश, एक सिद्धांतिक प्रदेश से हुए। तो इन 11 महीनों का हिसाब आप सबके सामने है। मैं तो आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि जनता से कहिएगा, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। शिवराज सिंह जी कल विधानसभा में 2 घंटे लगभग बोले, 2 घंटे बोले, तरह तरह के आंकड़े। मैं सोच रहा था बैठे हुए कि शायद 15 महीनों बाद इन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया हो, पर इनका तो खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले। तो लोगों को गुमराह कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे मोड़े? तो मेरा आपसे अंत में एक ही निवेदन है। विंध्य से, जैसे राहुल जी ने कहा कि विंध्य कमजोर नहीं है, मुझे भी इसका विश्वास है। जो मैं उत्साह देखता हूं, ये मशीनों का खेल जो करते हैं, भाई आपको जीतना है, आप मत से जीत लो ना। कौन रोकता है आपको जीतने से? अगर जनता आपके साथ है, आपको मशीन की क्या जरूरत? मशीन तो अमेरिका में भी इसका उपयोग नहीं होता, पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली में कोई मशीन के पास नहीं जाता, जापान मशीन के पास नहीं जाती, मोदी जी जाते हैं मशीन के पास, भारतीय जनता पार्टी जाती है मशीन के पास। तो आप लोग अपनी कमर ठान लीजिए। अगर आप लोगों ने अपनी कमर ठान लीजिए, आने वाले समय में फिर से कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।